मूवी की शुरुआत में हम साल 2022 को देखते हैं, जहां डैन नाम का एक सर्जिएंट टीचर की जॉब कर रहा था। अब क्रिसमस का समय था, इसलिए डैन अपनी वाइफ एम्मी और अपनी बेटी म्यूरी की मदद पार्टी ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है। वो काम करते करते फोन पर जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करता है, मगर उसकी किस्मत कुछ साथ नहीं देती। अब जॉब ना मिलने के कारण वो गुस्से में आ जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी बेटी के साथ सोफे पर बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। मगर मैच के बीच में ही मैदान में एक जोरदार रोशनी चमकती है और पूरे फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी छा जाती है। ये देख सभी लोग घबरा जाते हैं और पूरे स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस रोशनी से कुछ सोल्जर्स वहां पर आए हुए हैं। उन सोल्जर्स की हेड लेफ्टिनेंट हार्ट बताने लगती है कि वो सब फ्यूचर के साल 2051 से है और उनके टाइमलाइन में व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस ने उन पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से कई सारे आम लोग और सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो इस टाइमलाइन के लोगों की मदद से एलियंस के खिलाफ जंग लड़ सके, क्योंकि उनके सोल्जर्स धीरे धीरे मर रहे हैं। अब धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और पूरे विश्व भर के सभी कंट्रीज अपने सोल्जर्स को फ्यूचर में भेजने लगते हैं ताकि फ्यूचर के लोगों को एलियंस के खिलाफ जंग लड़ने में आसानी हो। मगर फ्यूचर के दुनिया में जितने भी सोल्जर्स भेजे जाते उनमें से सभी मारे जाते, सिवाय कुछ सोल्जर्स के। अब सोल्जर्स की कमी होने के कारण गवर्नमेंट आम लोगों को जंग में जाने के लिए बोलती है, मगर सिविलियंस इस जंग में जाने से मना करते हैं, ये कहते हुए कि ये जंग उनकी नहीं है बल्कि फ्यूचर टाइमलाइन के लोगों की है। अगले सीन में हम डैन को स्कूल में देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, मगर कोई भी स्टूडेंट उसकी क्लास में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि सबके दिमाग में वही एलियन इन्वेजन की बात चल रही थी। बच्चे कहते हैं कि अगर फ्यूचर में सारे इंसान उस एलियन अटैक की वजह से मरने वाले हैं तो उनका पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं। उन सभी बच्चों में मार्टिन नाम का लड़का डैन से कहने लगता है कि वो लोग वॉल्केनोस के बारे में बात कर सकते हैं। क्लास के सभी बच्चे जानते हैं कि मार्टिन को सिर्फ वॉल्केनोस में इंटरेस्ट है और हर जगह वो अपने वॉल्केनोस का ज्ञान झाड़ता रहता है। तभी डैन के फोन पर एक इम्पोर्टेंट मैसेज आता है। मैसेज ये था कि डैन को फ्यूचर के टाइमलाइन में एलियन से लड़ने जाना है। आगे डैन मिलिट्री फैसिलिटी पर जाता है। वहां उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उसके हाथ पर एक डिवाइस फिट किया जाता है। यहाँ में पता चलता है कि डैन आने वाले 7 सालों में मरने वाला है, इसलिए फ्यूचर टाइमलाइन के मिलिट्री वालों ने उसे चुना। अब जो डिवाइस डैन के हाथ पर था वो हर पल उसकी लोकेशन मिलिट्री वालों को देता रहेगा और टाइम ट्रेवल करने में भी उसकी मदद करेगा। आगे डैन को बताया जाता है कि उसे 7 दिन में 2051 में जाकर उन एलियन से लड़ना है और फिर उसके हाथ पर लगा डिवाइस उसे यहाँ पर वापस ले आएगा। वही एम्मी को पता चलता है कि जो कोई भी आदमी फ्यूचर में जाता है उसका वापस आना मुश्किल है, क्योंकि वो एलियंस बहुत खतरनाक है। इसलिए वो डैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो फ्यूचर में ना जाए, बल्कि वो दोनों कहीं भाग सकते हैं। ये सुन डैन कहता है कि उसके हाथ पर लगा डिवाइस उन्हें ट्रैक कर लेगा, इसलिए इन सब चीजों से भागने का कोई मतलब नहीं है। बदले में एम्मी कहती है कि तुम अपने डैड से बात करके देखो, क्योंकि वो एक इंजीनियर है और हो सकता है वो तुम्हारे हाथ पर लगे डिवाइस को निकाल दे। आगे डैन अपने डैड जेम्स से मिलने जाता है, जिनसे मिले उसे काफी अरसा हो गया था। जेम्स को लगने लगता है कि डैन को शायद गवर्नमेंट वालों ने उसके ऊपर स्पाई करने के लिए भेजा है, और इस बात को लेकर इन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। अब इसी बहस की वजह से डैन वापस अपने घर पर आ जाता है, जिसके हाथ में अब भी वो डिवाइस लगा हुआ था। घर पर वो अपनी बेटी और वाइफ को बाय बोलकर मिलिट्री फैसिलिटी पर चले जाता है। मिलिट्री फैसिलिटी पर डैन की दोस्ती एक साइंटिस्ट से होती है जिसका नाम चार्ली था। वहां पर उसकी मुलाकात डोरियन नाम के एक सोल्जर से भी होती है। अब वहां पर आए सभी लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे शूटिंग करना और फर्स्ट एड वगैरह करना। आगे उस मिलिट्री फैसिलिटी के साइंटिस्ट बताते हैं कि टाइम लिंक्स की मदद से वो सिर्फ ईयर 2022 और 2051 में ही टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस टाइमलाइन वालों से मदद मांगी। आगे सभी लोग हॉल में रेस्ट कर रहे होते हैं कि तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, मतलब सभी ट्रेनर्स का जाने का समय आ गया। देखते ही देखते एक टाइम लिंक एक्टिवेट होता है और सभी लोगों को एक पोर्टल अपने अंदर खींच लेता है। अब इन सभी ट्रेनीज को मायामी के एक दूसरे लोकेशन पर पहुंचना था, मगर कंट्रोल रूम में कुछ गड़बड़ी आ जाने की वजह से ये सभी लोग किसी और लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो एक बिल्डिंग की छत थी। इस छत के बिल्डिंग पर गिरने से कई सारे ट्रेनीज की मौत हो जाती है, मगर लकीली डैन और कुछ सोल्जर्स बिल्डिंग के पूल में गिरते हैं। आगे उन सोल्जर्स को कर्नल से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि वो सभी लोग
एक लैब पर जाकर रिसर्चर्स को बचा ले और तब तक उनकी एक दूसरी टीम वहां पर आकर बॉम्ब गिरा देगी। इसलिए उन्हें यह रेस्क्यू मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। अब कर्नल डैन को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपती है और डैन आगे अपने टीम को सिटी से ले जाते हुए उसी लैब पर पहुंचता है। बिल्डिंग के अंदर वो लोग देखते हैं कि एक एलियन क्रिएचर यानी व्हाइट स्पाइक वहां पर मरा पड़ा है। उन्हें अब पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स ने सभी रिसर्च टीम को खत्म कर दिया। कर्नल डैन से कहती है कि वो जल्दी से वहां के सारे रिसर्च मटेरियल्स और सीरम्स वगैरह ले आए, क्योंकि उनके सोल्जर्स जेट लेकर मायामी पर बॉम्ब गिराने के लिए आने वाले हैं। ये सुन डैन और उसकी टीम वहां के सारे रिसर्च मटेरियल्स और सीरम्स वगैरह ले लेते हैं। जब डैन और उसकी टीम स्टेयर से नीचे उतरने लगते हैं तो उन्हें एक एलियन क्रिएचर दिखाई देता है। वो एलियन अपने मुंह से एक स्पाइक उनके एक सोल्जर के ऊपर मारता है, जिससे वो सोल्जर मर जाता है। ये देख डैन और उसकी टीम उस एलियन पर गोलियां चलाते हैं, मगर उस एलियन पर उनके गोलियों का कोई असर नहीं होता। अब उस बिल्डिंग पर मौजूद एलियंस धीरे धीरे करके उनके सोल्जर्स को मारने लगते हैं। वही डैन के पीछे एक व्हाइट स्पाइक पड़ जाता है और डैन के बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती है। इसलिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर उस एलियन पर अटैक करने लगता है, मगर उस एलियन पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी डोरियन वहां आकर उस क्रिएचर पर गोलियां चलाकर उसे खत्म कर देता है और डैन से कहता है कि उन्हें हमेशा उन एलियंस के गर्दन पर और पेट पर गोलियां चलानी चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में उनकी गर्दन और पेट ही उनके वीक स्पॉट्स होते हैं। अब डैन और बचे कुछ टीम मेंबर्स बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं, जिन्हें लेने वहां कुछ टैंक्स आते हैं, मगर देखते ही देखते वो व्हाइट स्पाइक्स उनके टैंक पर भी हमला करके उन्हें डैमेज कर देते हैं। अब डैन के टीम के पास उन एलियन से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उन पर फायरिंग करने लगते हैं। अब इस फाइट में डैन के कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं, पर डैन की टीम किसी तरह एक टनल तक पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि डैन का एक टीममेट घायल हो चुका है, इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर व्हाइट स्पाइक्स टनल के अंदर उन पर अटैक करने पहुंच जाते हैं। ये देख डैन के दो टीममेट्स वहीं रुककर उन एलियन से लड़ने का सोचते हैं, जिससे डैन और बाकी टीम मेंबर्स को वहां से भागने के लिए टाइम मिल जाएगा। तभी मायामी पर कई सारे जेट्स आकर बॉम्ब गिरा देते हैं और सिटी को तबाह कर देते हैं। कुछ टाइम बाद जब डैन की आंख खुलती है तो वो एक कैंप पर होता है। उसे वहां डोरियन भी मिलता है। डोरियन बताता है कि उनकी सारी टीम मारी गई और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि डैन अपने घायल सोल्जर की मदद करने पीछे रुक गया था। वो उसे ये भी बताता है कि उसे कैंसर है और उसे कब मरना है ये बस वही तय करेगा। तभी कुछ सोल्जर्स डैन से कहते हैं कि कर्नल उससे मिलना चाहती है। कर्नल से मिलने पर डैन को पता चलता है कि कर्नल कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी म्यूरी है। म्यूरी बताती है कि वो बड़ी होकर एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए वो रिसर्च फोर्स की लीड रिसर्चर बन गई। म्यूरी आगे डैन को ले जाकर एक व्हाइट स्पाइक एलियन को दिखाती है जो एक फीमेल थी। म्यूरी कहती है कि उसने जिन व्हाइट स्पाइक से कुछ देर पहले जंग लड़ी थी वो सब मेल थे। रही बात इस फीमेल की, तो ये फीमेल धरती के अंदर छुपी रहती है और सारे मेल्स इसी फीमेल को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे म्यूरी कहती है कि जेट से उन्होंने जो बॉम्ब गिराए उसमें एक टॉक्सिन है जिससे मेल व्हाइट स्पाइक्स मरते हैं, मगर ये टॉक्सिन फीमेल के ऊपर काम नहीं कर रहा। इसलिए म्यूरी डैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके कुछ सोल्जर्स के साथ जाकर एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ ले, ताकि उनकी रिसर्च टीम उस फीमेल को स्टडी करके एक टॉक्सिन बना सके। आगे डैन, म्यूरी और उनकी टीम हेलीकॉप्टर पर बैठ उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जहां पर वो फीमेल व्हाइट स्पाइक थी। हेलीकॉप्टर में जाते समय म्यूरी बताती है कि ये सब एलियंस दरअसल 2048 के समय रशिया में आए और उन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर पूरे दुनिया को तबाह कर दिया। इन एलियंस का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों पर हमला करना और उन्हें खा जाना। आगे डैन म्यूरी से पूछता है कि उसके टाइमलाइन में उसके मरने के बाद क्या हुआ, मगर म्यूरी डैन को कुछ नहीं बताती। अब डैन और म्यूरी उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां कुछ सोल्जर्स एक फीमेल को पकड़कर पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो फीमेल उनके कई सारे सोल्जर्स को मारने लगती है। ये देख म्यूरी डैन को हेलीकॉप्टर में ही रहने को बोलती है और उस फीमेल को काबू में लाने के लिए उस सुरंग में कूदती है। अब म्यूरी उस फीमेल के गर्दन पर अटैक करके उसे काबू में ले लेती है, मगर इस फीमेल के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहां कई सारे मेल्स आ जाते हैं। डैन हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और उन मेल्स पर गोलियां फायर करने लगता है। डैन आगे म्यूरी की मदद करता है और सभी लोग मिलकर किसी तरह उस फीमेल को पिंजरे में डालकर वहां से भेज देते हैं, मगर मेल्स उनके एक हेलीकॉप्टर पर अटैक करके उसे क्रैश कर देते हैं। वही डैन और म्यूरी जीप में बैठ किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। वो दोनों एक बीच पर रुकते हैं
और उनके कंट्रोल रूम पर उनके लोकेशन का एक मैसेज दे देते हैं। म्यूरी बताती है कि डैन हमेशा जॉब ना मिलने के कारण काफी परेशान रहता था और जब वो 17 साल की थी तो डैन का एक कार एक्सीडेंट हो गया। ये सब दोष म्यूरी खुद को देने लगती है। इन सब बातों को सुन डैन को अपने डैड की याद आती है, जहां उन्होंने बताया था कि जंग लड़ने की वजह से उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है और वो हमेशा चिढ़ता रहता था, इसलिए उसने डैन और उसके मॉम को छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर सोल्जर्स उस फीमेल को एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं और उसे एक रूम में चेन्स लगाकर बंद कर देते हैं। म्यूरी उस फीमेल को हर एक घंटे में बेहोशी की दवाई देती रहती है। अब म्यूरी और डैन उस फीमेल के डीएनए पर रिसर्च करके एक पावरफुल टॉक्सिन बनाने लगते हैं। अब डैन को अगले दिन वापस उसके टाइमलाइन में जाना था, इसलिए वो म्यूरी के साथ थोड़ी बातचीत करता है। म्यूरी बताती है कि जब ये टॉक्सिन बन जाएगा तो डैन को ये टॉक्सिन लेकर उसके टाइमलाइन में वापस जाना होगा और एलियंस के आने का इंतजार करना होगा। जब वो एलियंस आएंगे तो वो इस टॉक्सिन से उन्हें मारकर जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल में ले सकता है। अब म्यूरी जल्दी से वो टॉक्सिन तैयार कर लेती है, मगर तब तक वो फीमेल व्हाइट स्पाइक होश में आकर जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। ये आवाज सुन कई सारे मेल्स उस फीमेल को बचाने उनके लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहां के सोल्जर्स फाइटर प्लेन्स लेकर वहां पर आए मेल्स को अंदर घुसने से रोकते हैं, मगर कुछ मेल्स उनके लैब के अंदर घुस जाते हैं। वहीं म्यूरी और डैन प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जहां पर एक हेलीपैड था, ताकि डैन वहां से टाइम ट्रेवल करके इस टॉक्सिन के साथ पास्ट में जा सके। मगर म्यूरी पर एक व्हाइट स्पाइक हमला कर देता है, जिससे म्यूरी जख्मी हो जाती है। डैन म्यूरी की मदद करता है और उसे एक जगह पर बिठा देता है। म्यूरी डैन के हाथ में वो टॉक्सिन पकड़ा देती है और उसे वापस 2022 में चले जाने को बोलती है। पर तभी एक व्हाइट स्पाइक म्यूरी पर अटैक करके उसे अपने साथ प्लेटफॉर्म से नीचे गिराने लगता है। डैन म्यूरी का हाथ तो पकड़ लेता है, मगर तभी टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है और डैन अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है। आगे डैन लेफ्टिनेंट हार्ट से कहता है कि उन्हें यह टॉक्सिन भारी मात्रा में बनाकर पहले से ही रेडी रखना होगा और यह टॉक्सिन वापस 2051 में भेजना होगा, जिस पर हार्ट कहती है कि वो अब ईयर 2051 में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वहां का प्लेटफॉर्म डैमेज हो चुका है। अब डैन निराश होकर घर पर पहुंचता है और एम्मी को फ्यूचर वाले म्यूरी की सारी बात बता देता है। ये सुन एम्मी कहती है कि उनके पास अब भी होप बाकी है, शायद वो एलियंस ईयर 2048 में नहीं बल्कि उससे 1-2 साल पहले आए थे और बर्फ में रहने की वजह से वो कई साल जमे हुए थे। आगे डैन डोरियन से मिलता है, जिसके पास एक मेल व्हाइट स्पाइक का क्लॉ था, यानी नाखून। उस नाखून पर रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि इसमें ज्वालामुखी की राख है, जो शायद कोरिया या फिर चाइना की है। मगर उन्हें अब ये समझ नहीं आता कि चाइना की राख रशिया पर कैसे गई। इसके बारे में पता करने वो वॉल्केनो के एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जो था डैन का स्टूडेंट मार्टिन। मार्टिन कहता है कि कई साल पहले चाइना के वॉल्केनो में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और हो सकता है कि इस एक्सप्लोजन की राख समुद्र के रास्ते रशिया पहुंच गई हो। इससे उन्हें ये पता चलता है कि ये एलियंस साल 2048 से पहले ही धरती पर आए थे, मगर इतने सालों से वो बर्फ में जमे हुए थे। ये एलियंस 2048 में इसलिए बाहर आए क्योंकि ईयर 2048 में बहुत बड़े क्लाइमेट चेंजेस हुए और इसी वातावरण के बदलाव की वजह से बर्फ पिघलने लगी और वो एलियंस बाहर आ गए। अब डैन और डोरियन ये बात गवर्नमेंट को बताते हैं, मगर उनके इस थ्योरी पर वो लोग भरोसा नहीं करते। डैन के पास और कोई चारा ना होने के कारण वो अपने डैड जेम्स से मदद मांगता है, जिनके पास एक प्राइवेट प्लेन थी। आगे डैन हार्ट और बाकी सोल्जर से मिलता है और उन्हें अपने साथ रशिया चलने को बोलता है। अगले सीन में डैन, जेम्स और बाकी सोल्जर्स रशियन ग्लेशियर्स पर उस एलियन स्पेसशिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो जमीन के नीचे दबी हुई थी। तभी उन्हें एक जगह से बहुत सारी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखाई देती है। अब ये सभी लोग उस स्पॉट पर एक्सप्लोजन करके जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वो बड़ी सी एलियन स्पेसशिप दिखाई देती है। जेम्स बाहर ही रह जाता है और डैन अपनी टीम के साथ एलियन स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है। अंदर देखने पर उन्हें पता चलता है कि इन व्हाइट स्पाइक्स को कोई दूसरे एलियंस यहाँ पर ले आए थे ताकि वो धरती को तबाह कर सके। उन्हें अंदर कई सारे व्हाइट स्पाइक्स दिखाई देते हैं और अब डैन और बाकी सोल्जर्स वो टॉक्सिन उन व्हाइट स्पाइक्स में इंजेक्ट करने लगते हैं। मगर तभी कुछ व्हाइट स्पाइक्स पॉड से बाहर आकर उन पर हमला करने लगते हैं। ये देख डोरियन डैन को वहां से निकलने को बोलता है क्योंकि वो स्पेसशिप को उड़ाने वाला है। देखते ही देखते डोरियन बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे एलियन स्पेसशिप के चितड़े चितड़े हो जाते हैं। बाहर जेम्स और चार्ली डैन को बताते हैं
कि उन्होंने एक लाल पेट वाली व्हाइट स्पाइक को शिप से भागते हुए देखा। डैन समझ जाता है कि ये लाल पेट वाली व्हाइट स्पाइक एक फीमेल थी, इसलिए ये तीनों उस फीमेल को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो फीमेल दिखाई देती है और डैन वो टॉक्सिन उसके पैर के अंदर इंजेक्ट कर देता है, मगर वो फीमेल अपने ही पैर को काट देती है, जिससे टॉक्सिन का असर उसके ऊपर नहीं होता। जब वो फीमेल डैन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ रही होती है तो जेम्स अपना हाथ काट लेता है और खून की स्मेल सूंघकर वो फीमेल जेम्स की तरफ बढ़ने लगती है। डैन आगे उस फीमेल के ऊपर पीछे से कूदता है और उसके मुंह में वो टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है। वो बाद में उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को चोटी से नीचे ढकेल देता है, जिससे वो फीमेल व्हाइट स्पाइक मर जाती है। अगले दिन इन एलियन क्रिएचर्स की खबर हर जगह चल रही होती है कि कैसे यूएस मिलिट्री वालों ने रशिया में घुसकर उस एलियन स्पेसशिप को उड़ा दिया, जबकि ये काम डैन ने किया था, मगर इसका क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट ले लेती है। मूवी के आखिरी सीन में डैन अपने डैड जेम्स को घर ले आता है और म्यूरी अपने दादा से मिलती है। इसी सीन के साथ टुमारो वॉर मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया टाइम ट्रैवल मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।